एक बार मुझे बैंक में कुछ काम पड़ा, मैं बैंक में गया और 4 घंटे लाइन में लगने के बाद कैशियर मुझे मना कर देता है कि कैश ख़त्म हो गया। तब मुझे विश्वास हुआ कि विजय माल्या ने इनके साथ ठीक किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक। दोस्तों, आज का शो होने वाला है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जो कि कर रहे हैं बैंकिंग की तैयारी और जिन्हें है किसी गाइडेंस की तलाश। तो उनके लिए आज हमने खास तौर पर इनवाइट किया है इंडियन बैंक सिटी सेंटर ब्रांच के ब्रांच मैनेजर श्री ऐश्वर्य जैन जी को अपने शो में, जिनसे आज हम जानेंगे कि बैंकिंग की तैयारी कैसे करें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो क्या ऐसे टिप्स लें जिनसे कि उनको सक्सेस मिलने में आसानी हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच और आई एम वेरी ऑनर्ड कि मेरे को ये मौका मिला और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आए ताकि आपको सक्सेस मिले, आप लाइफ में आगे जाएं। सर, ये जो शो है इसमें हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो थोड़ी बैक लाइफ की ओर जाते हैं, इतिहास के पुराने पन्ने थोड़े से पलटते हैं उसमें। तो मैं बात करूंगा आपके बचपन की, क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम निकालना भी इतना आसान नहीं होता। बचपन से ही शायद तेज़ और तर्रार दिमाग उसमें चाहिए रहता है, लेकिन बचपन में एक हैबिट होती है। अब आप अभी बैंक में हैं तो पैसे तो आप बहुत देखते ही होंगे यहाँ पर। तो बचपन में हम लोग गुल्लक जो पहले आती थी, अभी भी आती है, अब तो पिगी बैंक नाम हो गया है उसका, गुल्लक में पैसे इकट्ठे किया करते थे बच्चे। तो आप भी वो मिट्टी की गुल्लक आपने खरीदी थी और पैसे इकट्ठे किए थे कभी? बिल्कुल, वो तो हमारे यहाँ बचपन में वैसे ही ट्रेंड था और सभी को बहुत पसंद आता था और एक एक्साइटमेंट रहता था कि हाँ, पैसे जमा करने के बाद जब अपन उसको फोड़ेंगे तो उसमें कितना क्या सा कि दिवाली के टाइम पे या एक फेस्टिवल के लिए सब बना लेते थे कि हाँ, कि अब सपोज़ कि इतने की रिक्वायरमेंट तो बैक टू बैक उसमें यहाँ से पैसे लिए, वहाँ से पैसे लिए, फादर अपनी फैमिली मेम्बर से। मेरी जॉइंट फैमिली थी बेसिकली। सो कभी ताऊ जी से, कभी चाचा से, कभी पापा से, कभी मम्मा से, कभी दादी से, तो ये चलता था और ये हमेशा आ रहा है। और इसको मेरी फैमिली में अराउंड 15 to 16 चिल्ड्रन थे, मतलब पूरी जॉइंट फैमिली में 5 भाइयों की फैमिली थी। तो सभी के पास अपनी अपनी पर्सनल गुल्लक हुआ करती थी और ये तो हमेशा रहा ही है। कभी सोचा था गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हुए बैंक मिल जाएगा और वहाँ पर पैसे इकट्ठे करेंगे? सोचा तो नहीं था, बट आई एम इन अ गुड प्लेस, मतलब कि अच्छा लगता है कि ठीक है, जो कह सकते हैं कि कभी ऐसा सोचा नहीं था बट कि बैंकिंग में मेरा कभी आना होगा ना। ऐसा मतलब बैंक्स कभी विज़िट किए भी हैं पहले, बट ऐसा कभी नहीं था कि बैंक में आना है। सर, आप गुना से बिलोंग करते हैं। गुना में स्कूल की तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। कैसे स्कूल सर, जिस समय आपने पढ़ाई की, कैसे स्कूल हुआ करते थे और आप स्कूल में बैक बेंचर्स थे या फ्रंट बेंचर्स थे? क्योंकि मैंने सुना है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो अक्सर इतिहास बनाते हैं। तो आपके साथ क्या था सर? मैं क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम वेरी ऑनर्ड। मैं तो हमेशा से बैक बेंचर ही रहा हूँ, आज से नहीं, मतलब अराउंड जब से 4th to 5th क्लास के बाद तो टीचर अपने आप ही बोल देते थे कि नहीं, आप जाइए, या तो बाहर जाइए या पीछे बैठिए। तो हम लोग वहीं एंजॉय करते थे, पढ़ाई भी होती थी बट इतना सीरियसली कभी पढ़ाई को लिया नहीं। और मतलब हमेशा नोटोरियस रहे हैं सबके सब। मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही था कि हाँ, सभी लोग मतलब कुछ ना कुछ चाहिए उनको करने के लिए, मस्ती, स्कूल में कुछ ना कुछ चलना चाहिए। तो हमेशा से वैसा ही रहा है। स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छी निकली और इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड था वो। और मेरे टीचर्स और जो सब थे फैकल्टी, दे वर वेरी सपोर्टिंग और स्कूलिंग वाज गुड। सर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि बैक बेंचर्स, जैसे अभी मैं देखता हूँ कई सारे अभिभावक हैं, बच्चा अगर पीछे क्लास में बैठता है या थोड़े से मार्क्स अगर कम लाता है तो चिंतित हो जाते हैं। तो चिंतित होने की कोई बात उसमें नहीं होती है। बच्चा अगर होनहार है तो अगर वो बैक बेंच पर बैठ भी रहा है तो आगे जाके ज़रूर वो कुछ अच्छा करेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, बात करेंगे आपके स्कूल के बाद, जैसे 11th-12th की बात मैं करूँगा। कहते हैं कि जिसको बैंक में जाना है वो कॉमर्स ले लेता है 11th-12th में। तो आपने भी कॉमर्स लिया था 11th में? कॉमर्स मैंने लिया था क्योंकि कॉमर्स मुझे लगता था इजी था मेरे लिए और मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली बेसिकली बिज़नेस फैमिली से था। तो साइंस में मेरा कभी इतना इंटरेस्ट रहा नहीं और इसलिए मैंने कॉमर्स भी चूज़ किया, जिसके साथ पैरेलली मतलब थोड़ा
फैमिली बिजनेस को भी सपोर्ट करना, ये सब थोड़ा सा चलता रहा उस वक्त। और मेरा इंटरेस्ट भी हमेशा कॉमर्स में ही रहा है, क्योंकि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए तो मैंने कॉमर्स ही चूज़ किया ग्रेजुएशन में भी। और फिर आई परस्यूड माई एम.कॉम, जो कि लास्ट सेमेस्टर जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मैं लास्ट सेमेस्टर अपना कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी पोस्टिंग मुंबई में हो गई थी। सो आई वाज अनेबल टू कम बैक। तो यही रहा सर, कॉमर्स से किया है। और इट इज़ मतलब अभी हेल्पफुल है वो काफ़ी, कॉमर्स फील्ड मेरे को बैंकिंग में काफ़ी हेल्प करती है। तो हम ये मान सकते हैं जो लोग बीकॉम करते हैं, अगर वो बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद है, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर स्टूडेंट हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल है, क्योंकि बेसिकली बैंक में अकाउंटिंग का, CMA डेटास, अपना बैलेंस शीट्स वगैरह ये सब आ गया, और इकोनॉमिक्स का भी मीन्स आप फिगर्स को समझ पाते हैं अच्छे से। आप बैंकिंग में मीन्स ये कॉमर्स में जितनी भी स्टडीज़ हम लोग करते हैं 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, वो सभी काम आती है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स को डेफिनेटली फ़ायदा है। उनको अपने आगे भी एग्ज़ाम जो होते हैं, हमारे इंटरनल प्रमोशंस एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसमें भी सिलेबस में अकाउंटेंसी रहती है। ऐसा नहीं है कि अदर फील्ड के कवर नहीं कर पाते या उनको ड्रॉबैक है, बट दे हैव टू कवर समथिंग समवट मोर। ओके, तो क्योंकि उनका आउट ऑफ सिलेबस होता है, और फिर वो दोबारा स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। तैयारी की बात करेंगे आपकी कि कैसे तैयारी आपने की, क्योंकि जैसा आपने मुझे बताया था कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उस समय आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था। तो जो पहला अटेम्प्ट था आपने क्लियर किया था, तैयारी कैसी थी? कोचिंग ली थी आपने, सेल्फ स्टडी की थी, बुक्स कैसे पढ़ी थी, मोटिवेशन कैसे किया खुद को? गुना में विक्रम तोमर सर के यहाँ कोचिंग वो मैंने लिया, क्रैश कोर्स किया था सर का। वहीं पे मैंने अपने घर पे ही अपनी सेल्फ स्टडीज़ चालू करी थी। बाकी मतलब पैरेलली, जैसे कोचिंग से आए शाम को अपना 1-2 घंटे अपने स्टडीज़ कर ली। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिसेस बनाई कि अब जब करना ही है, कॉम्पिटिटिव में जाना ही है, चाहे वो किसी का भी, चाहे SSC हो, चाहे कुछ भी हो, तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस वॉज सेम, है ना। तो इंग्लिश, तो आपको ये सबसे पहली चीज़ ये था कि आपको अपनी इंग्लिश में वर्क करना है, लाइक रीडिंग प्रैक्टिस, ओके, राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो ये बेसिक हो गया था, मतलब कि आपकी इंग्लिश में अगर आपको हाई स्कोर करना है या कुछ भी, तो इसलिए लाइक GK है, तो GK में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, डिस्कशन करना ही पड़ेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे चालू करा, और जो फिर जैसे गाइडेंस लेते हुए टीचर्स से फिर अपने ग्रुप में स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसके बाद फिर मैं गुना के बाद फादर ने बोला कि नहीं, आप बाहर जाओ, आप पढ़ के आओ, थोड़ा सा क्रैश कोर्स आप इंदौर में ट्राई करो यहाँ पे। तो मेरे भैया लोग अभी इंदौर में थे उस वक्त, ही वॉज डूइंग जॉब। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने पिनिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और 2.5 महीने का मेरा क्रैश कोर्स था, जो मैंने 2 महीने करके मैं कर नहीं पाया था किसी रीज़न से बाकी पूरा। तो वहाँ पे करने के बाद फिर मैंने अपना स्पीड टेस्ट वगैरह देना चालू करे ऑनलाइन। सो उसके साथ धीरे धीरे करके प्रैक्टिस बनी। फिर जैसे रैंकिंग्स वगैरह वहाँ पे आती थी, कोचिंग्स पे रैंकिंग दिखाते थे कि ऑफलाइन जब टेस्ट होते थे, तो उसमें समझ में आता था कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, इंडिविजुअली सेक्शन वाइज कहाँ मार्क कम आ रहे हैं। तो मेरा वीक पॉइंट था GK, ठीक है, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री वगैरह और ये सब मेरे को वैसे भी नहीं आता था, मतलब ज़्यादा मैं मतलब आई वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट इन दैट पार्ट ना। तो धीरे धीरे करके, जैसे जनरल अवेयरनेस का है, तो टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने की कभी हैबिट नहीं थी, फिर वो डेवलप करी। और होपफुली यह था कि अपना जो मेरे रूममेट्स थे, फ्लैटमेट्स जो मेरे थे, तो एक थे बिहार के, तो बिहारी यार मतलब वेरी फ्लुएंट इन, आप कह सकते हो कि वो एक बार जो चीज़ पढ़ लेते हैं तो उनके बहुत जल्दी उनके माइंड में वो आ जाता है, और उसको लंबे समय तक याद करते हैं। तो वो थे, और मेरे 2 राजस्थान के फ्रेंड्स थे, वो मेरे साथ रहते थे। तो डेली की सुबह की हैबिट थी कि हाँ आंटी आएंगी, चाय बनाएंगी, तो हम लोग बस सुबह उठते थे, न्यूज़पेपर वगैरह लेके, फिर वहीं डिस्कशन होता था अराउंड हाफ आवर मैक्सिमम। तो उसमें ही रीडिंग होती थी। अब उसमें मैं अपना इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, और टॉपिक टू टॉपिक डिस्कशन होता था, तो उससे धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आता था। अब जैसे आप किसी चीज़ को किताब से पढ़ो, तो इतनी जल्दी आप मतलब उसको बार बार बाय हार्ट करना पड़ता है। तो उससे अच्छा ये था कि हाँ अपन जब डिस्कशन कर रहे हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रहती हैं, तो वो मेरे को वहाँ फ़ायदा मिला। फिर मैंने अपनी GA पे बहुत काम किया, है ना, तो क्योंकि मैं GA में मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता था। और फिर आई वाज गुड इन मैथ्स, और मैं स्कूल टाइम से ही मेरा कैलकुलेशंस वगैरह मेरे अच्छे थे, तो
तो मैंने बाकी ये क्यूब्स वगैरह के ये सब मतलब ये याद किए टेबल्स वगैरह, और थोड़ा सा 19, 20, 25, 27, 31 समथिंग, तो मैं बढ़ाता गया कि अपने टेबल्स का वो सब, तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया मैथ्स में। फिर रीजनिंग माई फैकल्टी वॉज वेरी गुड, पार्थ सर थे, तो उन्होंने मेरे को रीजनिंग में मतलब बहुत लॉजिकली पढ़ाते थे वो, तो उनका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। और उनके मतलब उनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है तो वो ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल, कभी भी आप जाओ, ये कभी वो अपने लंच टाइम में भी, तो वो बता देते थे, समझा देते थे कोई चीज़। तो ऐसे ऐसे 1 बाय 1 मैंने सब्जेक्ट अपने कवर किए और धीरे धीरे ग्रिप बनाई। फिर मैं वापस घर गया, वहाँ सेल्फ स्टडी करता रहा, ऑनलाइन टेस्ट देता गया। फिर फाइनली अटेम्प्टेड इन 2014 जस्ट IBPS PO एंड आई वाज सिलेक्टेड। आपने अभी अपनी तैयारियों के बारे में बताया कि कैसे आपने तैयारी की। अभी के अगर हम सिनेरियो की बात करें, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, युवा तैयारी कर रहे हैं, जाना चाहते हैं बैंक क्लैरिकल या फिर बैंक PO का एग्ज़ाम करना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अपने बेसिक्स पे आप काम करिए। बेसिक्स आई मीन जैसे अपन मैथ्स का ले लें तो जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए, शॉर्टकट्स आपको याद होना चाहिए, आपको टेबल्स हो गए, ये और भी चीज़ें, आपके कैलकुलेशंस थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर थोड़ा कुछ लोगों का होता है कि किसी की रीजनिंग स्ट्रांग होती है, किसी का मैथ्स स्ट्रांग होता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप पहले उसको पिक करिए जो आपको लगता है जो टफेस्ट है, क्योंकि आप तभी स्कोर कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे जब आप अपने जो वीक आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आप थोड़ा सा वीक हैं, तो आप उस पर थोड़ा वर्क करिए, उस पर आप बेस से ही स्टार्ट करिए। सपोज़ कि मैं जैसे अपन एक बात करें कि जैसे किसी की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो आप रीडिंग की हैबिट डालिए, वर्ड्स को ग्रैब करिए, एक पैराग्राफ पढ़िए, उसमें से आप वर्ड्स निकालिए, उसको अपनी डायरी में नोट करिए, और बैक टू बैक उस पैराग्राफ को आप 2-3 बार पढ़िए, उसको मीनिंग लिखने के बाद तो आपको समझ में आएगा कि है क्या। फिर आप राइटिंग की आप इंग्लिश में अपना कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग का कि मेजर पार्ट आई थिंक वो मेंस में है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ गया है, बट आपको रीडिंग और राइटिंग जब तक आपका दोनों जब तक आप एकदम उसमें स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आई डोंट थिंक मतलब थोड़ा वीक पॉइंट रहेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, वैकेंसीज कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स अब कम हो गई हैं। तो इतने ज़्यादा कंपटीशन में मतलब कहीं भी थोड़ा बहुत लैक तो मतलब ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। और आपको अपने जैसे मैथ्स है, मैथ्स का तो मैंने आपको बताया कि क्यूब्स हो गए, ये सब हो गया, अपना कैलकुलेशंस वगैरह हो गया, ज्योमेट्री वगैरह इनसे आते हैं, कोन्स वगैरह से कुछ वो आते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं। रीजनिंग के लिए थोड़ा सा आप अपना अगर जैसे प्रैक्टिकली मतलब रीजनिंग एक तरीके से बोला जाए तो उसमें प्रैक्टिकल आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, कितनी प्रैक्टिकलिटी उसमें लगा सकते हो किसी उसमें, तो वो बहुत वर्क करता है उसमें, जो मैंने देखा अपने टाइम पे भी। तो यू हैव टू स्टडी, बट कॉन्सेप्ट आप बेस से काम करो, ज़्यादा किसी चीज़ का ज़्यादा ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का ज़्यादा लोड लेते हुए किसी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टॉपिक का 1-2-4 टॉपिक स्किप भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह कवर कर सकते हो तो इट्स ओके, क्योंकि कट ऑफ भी आई थिंक अभी बहुत कम जा रहा है, क्योंकि अपने जो उसका लेवल है डिफ़िकल्टी का लेवल काफ़ी बढ़ गया है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में और क्या है सर 3 सब्जेक्ट्स हैं अपने, 3 में अगर आप सपोज़ 50-50% या 30-40% भी मार्क्स अगर आप ले आते हो 2 सब्जेक्ट्स में तो आई थिंक कवर हो सकता है सर। मेंस में जहाँ जैसे डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपको बताया, तो डिस्क्रिप्टिव में एक मेजर पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि पढ़ अच्छे से लेते हैं, समझ अच्छे से लेंगे, बट लिख नहीं पाएंगे उसको, तो आपको राइटिंग की हैबिट होनी चाहिए, वहीं आपको स्पीकिंग की और ये सब हो गया, तो वो ओवरऑल आपका जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा पढ़ने का और फिर राइटिंग का, तो आप खुद से अपने पैराग्राफ बनाइए, कुछ वर्ड इंक्लूड करिए, कि कुछ अपने वर्ड्स पिक कर लिए जो टफ लगते हैं, जो अपने वोकेबलरी में इंक्लूड करते हैं, तो उससे सेंटेंस बनाइए, ठीक है। फिर पैराग्राफ को आपको स्टडी करना पड़ेगा, कुछ आपको जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतनी ज़्यादा मतलब उतना बेटर आप समझ भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे। जैसे पहले ये था कि जब मैं अपने टाइम पे जब तैयारी कर रहा था, तो मेरी टीचर जो मैडम थी, मेरी फैकल्टी जो थी इंग्लिश में, तो वो ये बोलती थी कि आप जैसे आप सपोज कोई पैराग्राफ उठा लिया, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पेज उठा लिया, तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, तो पैराग्राफ को आप टाइमर लगा के पढ़िए कि आप कितनी देर में उसको पढ़ पा रहे हो। फिर उसके बाद आप अंडरलाइन करोगे आपको कौन से वर्ड समझ में नहीं आए,
आप उसको नोट डाउन करिए, हाल के साल उसका डिक्शनरी में मीनिंग निकालिए और उसको फिर दोबारा पढ़िए, तो आपको अब उसका मीनिंग भी समझ में आएगा। और फिर आप मतलब वो डे टू डे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए बोलती थी कि आप जैसे आज आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर 2 3 4 आप फुल पेज पढ़ेंगे, तो वो रीडिंग की एक हैबिट डलवाती थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी टाइमिंग जो थी, जो किसी पैराग्राफ को पढ़ने की या कोई भी जैसे कुछ भी अपना जैसे इंग्लिश में से जो भी आता है, तो वो बहुत इम्प्रूव हुआ। उससे हर सब्जेक्ट में अंतर पड़ा। ये कहीं 2 सेकंड भी अगर किसी क्वेश्चन में बच रहे हैं अगर रीडिंग हैबिट डलने के बाद, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो वो बाकी का टाइम अपन यूज़ कर सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव में अगर सपोज़ किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है कहीं भी, तो कुछ वो कहीं ना कहीं कवर होता है। वहीं कॉम्पिटिशन में थोड़ा बहुत सेकंड्स का अंतर होता है, तो वहीं आप थोड़ा सा आगे होते हो। और मेंस के लिए एक्चुअली मैं सिलेबस से अभी आई थिंक वही सिलेबस है अभी जो जीए है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग हो गई और इंग्लिश है। तो बेसिक्स तो ठीक है, बाकी जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, बैक टू बैक आपको जितने मतलब जब आपको रैंकिंग पता चलेगी आप किस टॉपिक में लैग कर रहे हो उसको कवर करिए। तो बेसिक स्टडीज़ ही है, और ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है अलग से कि क्योंकि लिमिटेड सब्जेक्ट उन्होंने सपोज लिमिटेड सिलेबस उनको आपको दे रखा है किसी भी चीज़ के लिए कि नंबर ऑफ़ टॉपिक्स इतने हैं, तो आप 1 बाय 1 उसको धीरे धीरे करके कवर करिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा इसकी स्टडीज़ के लिए। सर बैंक क्लैरिकल में तो इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन बैंक पीओ एग्ज़ाम में इंटरव्यू फेस करना पड़ता है कैंडिडेट्स को। कई बार हम लोग सवाल इंटरनेट पे बहुत फ्लोट होते रहते हैं कि एक बैंक पीओ में पूछा गया सवाल कि आपकी उम्र 21 है, आपकी माँ की उम्र 23 है, तो बताओ ये कैसा हुआ। मतलब एक युवती की उम्र 21 है, उसकी माँ की उम्र 23 है, ये कैसे हुआ। तो सवाल किस तरीके के आते हैं वहाँ पर, आपको अगर कोई सवाल अगर याद हो तो आप ज़रूर शेयर करें। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा इंटरव्यू ऐसे ही चालू होता है कि अगर उन्होंने बोला कि व्हाट्स योर नेम, तो ऐसे सर आई एम ऐश्वर्य जैन, तो बोलते हैं कि आप ऐश्वर्य नाम किसने रखा। फर्स्ट हमेशा मतलब 80 टाइम्स इंटरव्यू, इवन अभी भी जैसे रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही रहता है। उसके बाद जैसा आप कंफर्टेबल हो जाते हो, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस रहना, नर्वस हर कोई होता है इंटरव्यू में, क्योंकि आपको नहीं मालूम, आप नए लोगों से मिल रहे हो, दे आर सीनियर्स ऑल्सो, और वो क्या सवाल पूछेंगे, लोग इतनी स्टडीज़ करके जाते हैं। तो मेरा इतना सा इंटरव्यू के लिए रहेगा कि जो नॉलेज आपकी जो टेस्ट करना थी वो आप ऑलरेडी एग्ज़ाम में दे के आ चुके हो, तो बी योर सेल्फ, आप कॉन्फिडेंट रहिए। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो यू जस्ट से नो ना, क्योंकि ये चीज़ फैकल्टी और जो इंटरव्यू जो ले रहे होते हैं वो भी यही चीज़ बोलते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि क्योंकि वो अब आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप लाइफ में मतलब आपका एक तरीके पर्सपेक्टिव क्या है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है, आप चीज़ों को हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो इंटरव्यू में क्वेश्चंस जैसे मैं अपने उसका बताता हूँ, तो मुझसे पूछा हॉबीज़, व्हाट आर योर हॉबीज़, तो हॉबीज़ से उन्हें रिलेटेड पूछा कि इसका जैसे 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 आप आंसर देते जाओगे उसी से वो क्वेश्चंस निकालते हैं। लाइक मैंने उनसे बोला कि आई लाइक प्ले स्नूकर, है ना, तो उसने स्नूकर के रिलेटेड कुछ अपने चैम्पियंस के नाम पूछे उन्होंने, है ना, और कुछ स्पेलिंग सुनने पूछी, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ क्यू, तो लाइक दैट। उसके बाद थोड़ा बहुत बैंकिंग से आता ही है, डेफिनेटली वो पूछते ही हैं, है ना, क्योंकि अगर आपका जैसा बैकग्राउंड होगा बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। और इंटरव्यू के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि प्रिपरेशंस आप कितना भी करिए, बट आप अपने डेमो इंटरव्यूज़ ट्राई करिए पहले। अगर आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाता है और आपको इंटरव्यू में जाना है, सो आपको 4 5 6 इंस्टीट्यूशंस में आप खुद जाइए, भले आपको वहाँ जॉब ना चाहिए हो, बट आप तब भी अपना रिज्यूम बना के आप जाइए वहाँ पे कि हाँ सर आई वांट अ जॉब, तो वहाँ पे आप इंटरव्यू दिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। थोड़ा आप जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और लोगों से जितना इंटरेक्ट करेंगे, इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्शन ना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मतलब इंटरव्यू के लिए कि बी कॉन्फिडेंट, बी योरसेल्फ। मैं एक जोक पढ़ रहा था एक दिन कि किसी ने लिखा था कि एक बार मुझे बैंक में कुछ काम पड़ा, मैं बैंक में गया और 4 घंटे लाइन में लगने के बाद कैशियर मुझे मना कर देता है कि कैश ख़त्म हो गया। तब मुझे विश्वास हुआ कि विजय माल्या ने इनके साथ ठीक किया। तो कभी ऐसा लम्हा आया हो कि ज़िंदगी में कि कैश लाइन में कोई लगा हो और कैश ख़त्म हो गया हो, फिर आपने डिनाई किया हो और फिर कोई ऐसा माहौल बना हो कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ आर्गूमेंट भी हो जाता है, क्योंकि धूप भी होती है, कई बार धूप में लाइन में लगा है व्यक्ति, शाम तक लगा है, कोई बुजुर्ग है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं ऐसे केसेस को? ये तो
काफ़ी बार हुआ है और ये जनरली होता भी रहता है। ये थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन में हमने ज़्यादा फेस किया था, क्योंकि बहुत लिमिटेड मतलब पैसा आता था और लोगों में हमको डिवाइड करके करना पड़ता था। तो हम तीन तीन लाइन बनवाते थे, सीनियर सिटीजन्स की अलग, लेडीज़ की अलग, जेंट्स की अलग। तो हम प्रायोरिटी पे रखते थे कि मतलब एक एक करके आपको तीनों को लेना है, बस सीनियर सिटीजन्स को आप पहले करना है। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि हम लोगों ने जैसे देख लिया कि हाँ कैश ऑन है, बस 50,000 बचे हुए हैं और लाइन में लगे हैं 10 लोग, उनको चाहिए, उनका अमाउंट अगर मान लीजिए टोटल सबका मिला के 2 लाख रुपये, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप 4,000 ले लीजिए, जी काम चला लीजिए अपना। तो ऐसे करके काफ़ी बार हुआ है। अब कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, बट क्या कर सकते हैं सर, जो अवेलेबल है हम बेस्ट अपना करते हैं, बेस्ट देते हैं। तो ये सब तो होता ही रहता है सर, बट अब थोड़ा स्थिति ये है कि हाँ अब मैनेज इजीली कर लेते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि हाँ जिसका कोई कैश ना मिले या इस टाइप से। कभी कभी डेफिशिएंसी होती है, बट वर्क आउट। बैंकिंग जैसे अन्य क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है, बैंकिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है और आ चुका है। पहले मैनुअली काफ़ी काम हुआ करता था, अब कंप्यूटर का दौर है, डिजिटल दौर है, तो स्टाफ भी उतना नहीं रहता, अब कंप्यूटर पे ज़्यादा कुछ हो गया है क्योंकि। तो प्रेशर भी साथ साथ पहले जितना नहीं रहता था, मुझे लगता है बढ़ने लगा है। तो जो आपके अंडर वर्क करते हैं, आप जैसे ब्रांच मैनेजर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, अंडर वर्क करते हैं, कभी कभी निगेटिव भी हो जाते होंगे ज़्यादा, जैसे किसी को घर भी जाना है कभी, तो अपने जो अंडर में आपके वर्क कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं ताकि वो तन मन धन से यहाँ पर काम करें? क्योंकि कई बार ऐसे फेस आते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि मेडिकल सिचुएशंस अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कि सपोज़ कि जैसे 8 लोगों का स्टाफ है, 7 लोगों का स्टाफ है, तो कभी ना कभी ऐसा रहता ही है कि किसी ना किसी को एक दो लोगों को तो छुट्टी पे कभी कभी रहते ही हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेडिकली किसी की तबीयत मतलब किसी कोई सिचुएशन है, मेडिकल सिचुएशन है, तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक अपन जो सोच के नहीं चलते हैं, अपन ये सोचते हैं कि 8 हैं तो 8 में से चलो 2 लोग छुट्टी में, तो 6 मैनेज कर लेंगे, बट लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि भाई एक और नहीं आ रहा। तो वो थोड़ा सा उस वक्त सिचुएशन होता है कि उस वक्त थोड़ा मैनेज करना हार्ड होता है। तो ये होता है कि नहीं, मैं अपना कैबिन छोड़ के मैं बाहर चले जाता हूँ, उन लोगों के साथ थोड़ा सा वहीं उनके साथ काम कराने लगता हूँ, कस्टमर के साथ डील करने लगता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जो जैसे मैं जो करके मतलब अपने स्टाफ के सामने, अगर जैसे सपोज मैं आई हैव टू सेट एन एग्जांपल ना फॉर देम ऑल्सो, आई हैव टू मोटिवेट देम थ्रू माय वर्क। तो जैसे मैं उनके साथ लग जाता हूँ काम करने, तो उनको भी लगता है कि नहीं यार, आज तो मतलब सर भी जैसे अपना कैबिन छोड़ के अपना जो भी पर्सनल मतलब जो भी अपना करना है ऑफिशियल, बट मैं हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो वो दे गेट मोटिवेटेड। और टाइम टू टाइम कि मैडम यू हैव डन वेरी वेल टुडे, लाइक कुछ टारगेट्स आते हैं, कुछ कैंपेन्स चलते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है कि जो अपनी तरफ से पार्टी दे दो, ये सब। उसके बाद टाइम टू टाइम दे गेट मोटिवेटेड फ्रॉम आवर हायर अथॉरिटीज़ ऑल्सो, लाइक यू हैव डन वेल सम पैरामीटर्स ना, ये क्योंकि CBS हो गया है सारा डेटा, और अभी हम मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स में अभी हम जो कर रहे हैं, दे कैन वॉच लाइव, मीन्स दे कैन सी अवर ट्रैक अवर रिकॉर्ड्स ना। तो चलता है सर, ऐसे ही मिल बांट के काम चलता है, एक फैमिली की तरह काम करते हैं सारा स्टाफ, और ऐसे ही करके मैनेज करना है। क्योंकि किसी की पोस्टिंग है, हम ये लोग ये नहीं देखते कि हम मतलब कुछ कितने दिन बाद ट्रांसफ़र होगा, जैसे जिस दिन भी लास्ट डे तक आप जिस ब्रांच में काम कर रहे हो, यू हैव टू गिव 100%। सर, आप चलते चलते लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं इस समय? क्या कहना चाहेंगे बैंकिंग के लिए, या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या आम पब्लिक जो है, क्या उन्हें कहना चाहेंगे? क्योंकि आम पब्लिक कई बार जो सरकारी बैंक है उनसे खासा नाराज़ रहती है किसी न किसी वजह से, तो क्या उन्हें आप संदेश देंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अभी सरकारी बैंकों के साथ अपना जो रिलेशन है हमेशा बनाए रखें। अभी बैंकों का आपकी रिक्वायरमेंट है, और ये एक चेंजिंग फेज़ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। हम वापस स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे, और विदाउट योर हेल्प वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो मैं यही बोलूँगा उनको। और जहाँ तक कस्टमर सर्विस की बात रही, तो यू कैन से टू द मीन्स द स्टाफ ऑफ द बैंक ना, कि आपको क्या कमी लग रही है, कैसा क्या है। और भी मतलब हम डे टू डे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो भी रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। डिजिटली लोग थोड़े लिटरेट हो रहे हैं, दे आर यूजिंग नाउ एंड्रॉयड मोबाइल्स एंड ऑल। Most of the facilities like passbook and all, our account statement, like fund transfer, all are available on mobile. तो हमारे साथ थे इंडियन बैंक सिटी सेंटर ब्रांच के ब्रांच मैनेजर ऐश्वर्य जैन सर, जिन्होंने हमें अपने सारे ज़िंदगी के अनुभव साझा किए, कैसे उन्होंने बैंकिंग की तैयारी की,
क्या क्या उन्होंने टिप्स अपनाए जिनसे उनको जल्दी ही सफलता मिली। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, खासकर उन लोगों को जो कि बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बाकी आपका इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।